पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था पाषाण काल के बारे में, यानी कि प्राक ऐतिहासिक काल के बारे में। उस काल को हम लोग पाषाण काल भी कहते हैं। इस काल में हमने देखा था पूरा पाषाण काल लगभग 25 लाख साल तक चला था। इस काल में मानव जो खाना बदोश था, खाने के ही पीछे लगभग दिन भर रहता था और खाना खा के टेंशन फ्री हो जाता था। तो उस काल का मानव खाना बदोश था। इस काल की सबसे बड़ी खोज अगर कोई थी तो वो आग की खोज थी। पूरा पाषाण काल में मानव ने आग की खोज की थी। उसके बाद में हमने देखा था मध्य पाषाण काल। मध्य पाषाण काल में ज़्यादा कुछ नहीं था जानने को, लेकिन एक बात थी कि उस काल में मानव के हथियार थोड़े छोटे हो गए थे पूरा पाषाण काल की अपेक्षा। और मध्य पाषाण काल में मानव ने अंत्येष्टि का आरंभ भी कर दिया था। अंत्येष्टि यानी कि अंतिम संस्कार, मानव को दफनाने का प्रारंभ कर दिया था। लेकिन हम देखते हैं जब कोई नई प्रथा चालू होती है तो बहुत ज़्यादा लोगों में वो प्रचलित नहीं होती है। तो मानव के कुछ ही शव हमको मिले हैं जिससे हमको लगता है कि इस काल में, मध्य पाषाण काल में, मानव ने शव को दफनाने का या अंत्येष्टि का प्रारंभ कर दिया था। फिर हमने देखा था नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में हमने देखा था खेती के बहुत ही व्यवस्थित ढंग से हमको साक्ष्य मिलते हैं, क्योंकि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि मध्य पाषाण काल से ही खेती के साक्ष्य हमको मिलने लगे हैं, लेकिन वो व्यवस्थित नहीं थे। अव्यवस्थित ढंग से कहीं पे भी गेहूं है, कहीं पे जौ है, कहीं पे कुछ, एक ही साथ में हमको सब कुछ मिल रहा था। व्यवस्थित खेती वो होती है कि कहीं पे एक जगह बना ली गई, उसमें गेहूं है, फिर दूसरे में जौ है, किसी में सरसों है, अलग अलग हमको खेती करी जाए तो वो व्यवस्थित लगती है। ऐसे ही साक्ष्य हमको कहाँ से मिले हैं, वो नवपाषाण काल है। नवपाषाण काल लगभग 7000 वर्ष पूर्व से चालू हुआ था। तो नवपाषाण काल में हमको खेती के साक्ष्य मिले थे। हमने देखा था पाकिस्तान के मेहरगढ़ में व्यवस्थित खेती के साक्ष्य हमको मिले हैं। अब ये मेहरगढ़ जो है पाकिस्तान का सुलेमान और पिरथल पहाड़ियों के बीच में पाया गया है। यहाँ पे हमने देखा था गेहूं के साक्ष्य मिले हैं। उससे पहले जौ के साक्ष्य भी यहाँ पे साथ ही साथ, यहाँ पे लगभग ईरान का क्षेत्र आता है, यहाँ पे हमको जौ के साक्ष्य मिले हैं कि यहाँ पे जौ की खेती हुई है। लेकिन अभी कुछ बाद में जो अध्ययन हुए हैं उनमें हमने देखा कि यूपी के लोहरा देव में, जो कि प्रतापगढ़ जिले में है, लोहरा देव, वहाँ लगभग पाया गया कि 7000 साल से तो यहाँ पाकिस्तान में है, लेकिन यहाँ यूपी में लगभग 8000 साल पूर्व से ही व्यवस्थित खेती चालू हो गई है। जिससे हमको अभी नया साक्ष्य क्या मिला है कि खेती की शुरुआत सबसे पहले यहाँ पे यूपी के लोहरा देव, यानी जो कि प्रतापगढ़ में है, लोहरा देव से यूपी के सबसे प्राचीन साक्ष्य मिले हैं। लेकिन कुछ एग्जाम में अभी भी मेहरगढ़ का ही ऑप्शन आता है, तो आप ऑप्शन के हिसाब से उसको टिक कर सकते हैं। तो हमने आपको दोनों बता दिए हैं। अगर आपको लोहरा देव मिलता है या यूपी के साक्ष्य मिलते हैं तो आप यहाँ पे बेशक टिक कर सकते हैं कि यूपी में सबसे पहले कृषि के साक्ष्य हमको मिले हैं। लेकिन अगर किसी एग्जाम में मेहरगढ़ आता है और लोहरा देव नहीं होता है तो आप मेहरगढ़ को ही सेलेक्ट करेंगे। हमने देखा था खेती के साथ जब आज मानव ने खेती करना आरंभ कर दिया था, तो खेती करने के लिए जरूरी होता है कि मानव को स्थायी आवास होना चाहिए। क्योंकि आप खेती करके, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खेती करके अलग निकल जाएं उसके बाद में वापस आएंगे खेती, जब आपकी फसल तैयार हो जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। आपको वहाँ पे रुकना पड़ेगा, फसल को बचाना पड़ेगा दूसरे लोगों से, जानवरों से भी। तो मानव के स्थायी हमको साक्ष्य मिले थे, स्थायी आवास के साक्ष्य। फिर हमने देखा था मानव का सबसे पहला पालतू जानवर था कुत्ता। उसके साथ हमको कहाँ से मिले थे, हमने देखा था जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम जगह का नाम है, वहाँ के गर्त आवास जहाँ पे मानव गड्ढा बना के निवास करता था, वहाँ के जम्मू कश्मीर के बुर्जहोम में गर्त आवास में मानव और कुत्ते के शव एक साथ में प्राप्त हुए। तो हमको इससे पता चला कि मानव का सबसे पहला पालतू जानवर क्या था, वो कुत्ता था। इतना समझ में आया? क्योंकि मानव का जो शव का मिला है, सबसे पहला साक्ष्य है, वो जो साक्ष्य यहाँ पे मानव और कुत्ते का साथ में शव है, वो लगभग नवपाषाण काल के साथ का ही माना जाता है। हमने देखा था यहाँ मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, जहाँ पे गुफा में चित्र बने हुए मिले हैं। तो हम अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुफा चित्र कहाँ से मिले हैं, तो याद रखना भीमबेटका से, मध्य प्रदेश के भीमबेटका से। फिर देखा था हमने यूपी के कोल्डीवा से चावल के साक्ष्य मिले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, मद्रास में, यहाँ पे मद्रास है, और मद्रास में मानव के कंकाल मिले हैं। क्या मिला है? मानव के कंकाल। सबसे पहले मानव का कंकाल कहाँ पे मिला है, तो मद्रास में, मद्रास के पल्लव में। तो अब हम लोग देखते हैं आदि ऐतिहासिक काल। आज का हमारा टॉपिक है आदि ऐतिहासिक काल, यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। तो सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी हमको कब मिलती है? सिंधु घाटी की सभ्यता की जानकारी जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन कर रहे होते हैं, तो वो हमारे भारत से दोहन कर रहे होते हैं, जितने भी संसाधन होते हैं उनका दोहन कर रहे होते हैं। कहीं से भी जो कुछ कोयला मिल रहा है तो कोयला वहाँ से खुदवा लिया है, उसका दोहन कर रहे हैं। कहीं पर इससे कुछ खनिज मिल रहे हैं तो उसका खनिज का दोहन कर रहे हैं। ऐसे ही वो जगह जगह से खुदाई करते रहते थे, जो कुछ भी उनके काम का मिलता था वो सब उठा ले जाते थे। ऐसा ही कर रहे थे। तो ऐसा ही करते करते वो लोग लगभग पाकिस्तान के इस एरिया में आए। पहले पाकिस्तान हम अपने ही देश में था, लगभग यहाँ से पाकिस्तान का एरिया लगता है, तो ये लगभग पाकिस्तान का एरिया था। तो यहाँ पे एक मेसन नाम का अंग्रेज था, वो यहाँ पे खुदाई करवा रहा था। तो उसको कुछ यहाँ पे दीवालें, या दीवार जैसे घर की दीवालें नहीं होती हैं, तो ऊपर से कुछ निकली हुई दिखी, बाकी का पूरा ज़मीन के नीचे दबा हुआ था। तो उसने देखा, तो वो आकर के यहाँ पे जब खुदाई कर रहा था, उसने देखा कि यहाँ पे दीवालें हैं बहुत सारी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई पहली सभ्यता कोई रही होगी, कहाँ यहाँ पे कोई रहता होगा पहले, उसके घर हैं यहाँ पे दबा हुआ, ऐसा कुछ उसको मालूम हुआ। तो उसने इस बात की जानकारी दी कनिंघम को।
कनिंघम एक भारतीय व्यक्ति थे। तो कनिंघम को लगा यार यहाँ पे जानकारी किसने दी, मेसन ने। तो कनिंघम ने क्या किया, अपना घोड़ा उठाया और टिक 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 करते हुए पूरा एरिया देख डाला। अब कनिंघम ने पूरे एरिया का चक्कर लगा डाला, जहाँ तक उनको वो दीवारें मिली या कुछ साक्ष्य उनको लगते रहे कि यहाँ पे कुछ है, यहाँ पे पुराने अवशेष हैं, वो पूरे एरिया का उन्होंने, कनिंघम ने क्या किया, पूरा चक्कर लगा लिया अपने घोड़े से। तो ये लगभग 13 लाख किलोमीटर का था। कितना था? 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर का एरिया कनिंघम ने घोड़े से टिक टिक करके हुए पूरे एरिया का सर्वेक्षण किया। तो हमको यहाँ पे नाम याद रखने हैं। ये जो मेसन मैंने नाम बताया, मेसन ने क्या किया, इस सभ्यता की जानकारी दी कि यहाँ पे कोई एक सिविलाइजेशन बसती थी, कोई एक सभ्यता रहती थी पहले। उस एरिया का सर्वेक्षण किसने किया? भारतीय एक पुरातत्वविद थे जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बताया है, उनका नाम है कनिंघम। तो कनिंघम ने पूरे इस एरिया का सर्वेक्षण किया। अब जो सर्वेक्षण करके कनिंघम वापस आ रहे थे तो इनको मिले जॉन मार्शल, जो एक अंग्रेज, वो भी अंग्रेज थे। तो उन्होंने कहा कहाँ गए थे भाई साहब? तो कनिंघम ने कहा अभी हम वहाँ से पूरा एरिया ये देख के आए हैं, यहाँ पे कुछ पहले से सिविलाइजेशन रहती थी, ऐसा हमको लग रहा है। तो उसने, जॉन मार्शल ने कहा कि कितना एरिया देखे हो तुम, कितना एरिया देख के आए हो? तो इन्होंने कहा लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। तो उसका दिमाग खराब हो गया, कहा यार तुम 13 लाख किलोमीटर पूरा घोड़े से होके आए हो? कह रहा और क्या, हिंदुस्तानी लोग थोड़ा होते ही हैं, सॉलिड होते हैं। तो एक ही बार में पूरा 13 लाख किलोमीटर का एरिया पार कर दिया, तो देख के आ गए। घोड़ा भी परेशान होता होगा, कहता होगा यार कितना खराब आदमी है, पूरा एक साथ पूरा 13 लाख किलोमीटर दौड़ा दिया। तो कनिंघम ने क्या किया, पूरे एरिया का 13 लाख किलोमीटर एरिया का सर्वेक्षण कर लिया। अब उस सर्वेक्षण की जानकारी कनिंघम ने किसको बताई? जॉन मार्शल को। जॉन मार्शल ने पूछा भाई वहाँ पे कहाँ पे तुमने देखा, ये सब कहाँ पे है? तो कनिंघम ने बताया ये जो सिंधु नदी है, यहाँ पे सिंधु नदी है, ऐसे ऐसे सिंधु नदी, ये सिंधु नदी आई। तो उन्होंने बताया ये जो जितना भी एरिया हमने देखा है ये सिंधु नदी के आसपास का ही है। तो जॉन मार्शल ने कहा चलिए आज से इसका नाम होता है सिंधु घाटी सभ्यता। तो कनिंघम गुस्सा आते हैं, अरे तुम कौन होते हो नामकरण करने वाले? तब वो बताता है कि हमको भेजा है कर्जन ने। किसने भेजा है? कर्जन ने। कर्जन कौन है? उस समय का भारत का वायसराय था। कौन था वायसराय? कौन? कर्जन। अब वो कहता है कर्जन ने क्यों भेजा है? कनिंघम कहते हैं कर्जन ने तुमको क्यों भेजा है? तो बताता है, जॉन मार्शल कहता है तुम्हारे यहाँ एक पुरातात्विक विभाग की स्थापना हो चुकी है। क्योंकि कर्जन, जिस समय कर्जन वायसराय था उस समय भारत में बहुत सारे विभागों की स्थापना की गई थी, जैसे पुलिस विभाग है, पुरातत्व विभाग है, ऐसे बहुत सारे विभाग, उसको विभागों का जनक कहते हैं। भारत में विभागों की स्थापना किसने सबसे पहले शुरुआत की थी? लॉर्ड कर्जन ने। उसमें जो कर्जन वायसराय था तो उसने बहुत सारे विभागों की स्थापना की थी, उन्हीं में से एक था पुरातात्विक विभाग। तो उसी पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष रहा होगा लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने कहा अब हम इस पुरातात्विक विभाग के अध्यक्ष हैं, तो आज से हम इसका नामकरण करते हैं क्या? सिंधु घाटी की सभ्यता। तो हमको याद रखना है, सारे नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले जानकारी किसने दी? जानकारी दी किसने दी? जानकारी आप लोग बताइए, अभी बताया आपको। जानकारी दी है मेसन ने। किसने दी है? मेसन ने। जानकारी दी है मेसन ने। फिर उसके बाद में हमने देखा सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किसने किया? सर्वेक्षण किया था कनिंघम ने। ये तो एक भारतीय थे, भारतीय पुरातत्वविद थे नहीं थे? तो इन्होंने सर्वेक्षण किया था। अब देखते हैं यहाँ पे नामकरण किसने किया? नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। जॉन मार्शल। किसने नामकरण किया था इस सभ्यता का? जॉन मार्शल ने। और इसकी खुदाई, अब जॉन मार्शल उस क्या कहते हैं पुरातात्विक विभाग का अध्यक्ष रहा होगा, कोई बड़ा अधिकारी रहा होगा, तो खुद तो खुदाई करेगा नहीं। तो उसने एक और भारतीय को ढूंढा। सोचा कि पहले वाला भारतीय था इतना तगड़ा आदमी कि 13 लाख किलोमीटर एक साथ में पूरे घोड़े से चक्कर लगाया, तो सोचा कोई ऐसा ही आदमी ढूंढते हैं जो पूरे 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर एरिया का पूरा खुदाई कर सके, उससे साक्ष्य निकाल सके। तो उन्होंने एक आदमी को ढूंढा जिसका नाम था दयाराम साहनी। तो इसकी खुदाई किसने की? खुदाई की है दयाराम साहनी। किसने? दयाराम साहनी। तो याद रखना खुदाई किसने की है? दयाराम साहनी ने। लेकिन किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण किसने किया है? जॉन मार्शल ने। और खुदाई दयाराम साहनी ने। किसकी अध्यक्षता में? जॉन मार्शल की अध्यक्षता में। तो इतनी बातें हमको समझ में आ गई। अब हम लोग देख लेते हैं सिंधु नदी के आसपास का एरिया। तो सिंधु नदी में यहाँ पे लगभग है हड़प्पा, है ना? यहाँ पे क्या है? हड़प्पा। ये हड़प्पा की सभ्यता। यहाँ पे है मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। क्या है? मोहनजोदड़ो। तो क्या इतना ही, जितना पाकिस्तान है इतना ही था क्या सिंधु घाटी की सभ्यता? नहीं। अब ये सिंधु नदी तो पाकिस्तान से होकर हो जा रही है, लेकिन इसमें बहुत सारी नदियां आके इसमें मिल रही हैं।
तो उन सारी नदियों को मिला करके क्या बनता है, सिंधु घाटी की सभ्यता। तो अब ये सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ कहाँ तक थी, तो यहाँ पे पाकिस्तान में एक है सुतका गेंडोर, क्या है, सुतका गेंडोर। पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी भाग में क्या है, सुतका गेंडोर। और यहाँ पे भारत के दिल्ली के आसपास पड़ता है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर। तो दिल्ली के आलमगीरपुर से स्टार्ट होती, पूर्वी हिस्सा क्या हुआ, दिल्ली का आलमगीरपुर, और पश्चिमी हिस्सा क्या हुआ, सुतका गेंडोर। तो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी का सबसे पूर्वी हिस्सा क्या था, आलमगीरपुर दिल्ली के आसपास, और सबसे पश्चिमी हिस्सा सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान में है। अब सबसे देखते हैं सबसे उत्तरी जो हिस्सा होगा वो कहाँ पे होगा, तो उत्तरी हिस्सा यहाँ पे था, इसका नाम था मांडा। तो ये कहाँ पे आएगा, भारत के जम्मू कश्मीर में। तो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी हिस्सा क्या है, मांडा है। अब देखते हैं दक्षिणी हिस्सा इसको मिला है महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कहाँ पे, दैमाबाद, कहाँ पे, दैमाबाद। तो अब अगर इस पूरे स्ट्रक्चर को देखा जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता का डायग्राम कैसा बनेगा, देखिए इसको यहाँ से मिला, सुतका गेंडोर से हम मिलाते हैं मांडा की तरफ, और यहाँ से मिलाते हैं, मांडा से मिलाते हैं आलमगीरपुर के आसपास से होते हुए दैमाबाद, और दैमाबाद से फिर सुतका गेंडोर। तो लगभग एक ट्राइंगल बन रहा है, क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल बन रहा है, मतलब त्रिकोण बन रहा है। तो हम ये भी कह सकते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता पूरे त्रिकोण के क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर ये आलमगीरपुर थोड़ा और यहाँ पे यूपी के आसपास, यहाँ पे कहीं, यहाँ यूपी तक अगर इसका साथ से मिलता सिंधु घाटी की सभ्यता का, तो हम इसको ऐसे बना लेते, तो चौकोर हो जाती। सिंधु घाटी की सभ्यता कैसे हो जाती, तो चौकोर हो जाती। लेकिन यहाँ पे कैसे सब हमको मिला है, ये आलमगीरपुर बिल्कुल इसमें आता नहीं, सीधान में नहीं आएगा, ये लगभग हरियाणा और दिल्ली के आसपास का एरिया है। तो लेकिन इससे आसपास अगर सीधी हम लाइन खींचें तो लगभग ये सीधा हो जाएगा, तो त्रिकोण की जैसी आकृति बन जाएगी। तो हम कह सकते हैं सिंधु घाटी की जो सभ्यता है ये लगभग त्रिकोणीय क्षेत्र में फैली हुई थी। अगर सबसे पूर्वी हिस्सा कह दिया जाए तो सबसे पूर्वी हिस्सा था आलमगीरपुर, यानी कि जो दिल्ली हरियाणा के आसपास का है, और सबसे पश्चिमी हिस्सा सुतका गेंडोर जो कि पाकिस्तान के पश्चिम में है, और सबसे उत्तरी हिस्सा अगर देखा जाए तो मांडा में है। मांडा कहाँ पे है, जम्मू कश्मीर में। ये देखिए मांडा जो हमारा है, अब इसके आसपास की नदियाँ देख लेते हैं। यहाँ पे ये है सिंधु नदी, लेकिन यहाँ से इसके आसपास का आती है ये एक चिनाब नदी, इसको क्या कहते हैं, चिनाब। तो ये चिनाब नदी के आसपास का है। लेकिन अब देखो ये चिनाब नदी है, फिर भी इसको हम सिंधु घाटी की सभ्यता क्यों कहते हैं, इसको चिनाब नदी की सभ्यता क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि ये चिनाब नदी आकर के मिलती तो सिंधु घाटी में ही है, इसीलिए इसने आसपास की नदियों जो कुछ भी आकर के मिलती हैं वो सभी किसमें मिल रही हैं, सिंधु घाटी में, सिंधु में मिल रही, सिंधु नदी में मिल रही है, इसलिए हम इसको सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। जैसे अब देख लें आलमगीरपुर, तो आलमगीरपुर के आसपास यहाँ पे एक नदी पड़ती है हिंडन। कौन सी नदी पड़ती है, हिंडन। तो ये हिंडन नदी भी लगभग इसी में आकर के मिल जाती है। कहाँ पे, आलमगीरपुर क्या है वो हिंडन नदी में, हिंडन नदी के आसपास का एरिया है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ये भी सिंधु घाटी की सभ्यता में आ जाती है। और जो दक्षिणी में है, दक्षिण भाग जो हमारा है, इसको कहते, ये यहाँ पे नदी है एक प्रवरा। कौन सी नदी, प्रवरा नदी। और यहाँ सुतका गेंडोर जो है ये दास्क नदी के आसपास का है, क्या है, दास्क नदी है ना, ये दास्क नदी, और यहाँ पे ये प्रवरा नदी। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता बिल्कुल त्रिकोणीय आकार में फैली हुई है, जिसमें सबसे पूर्वी हिस्सा क्या था, हिंडन था, जो कि आलमगीरपुर, यहाँ पे हिंडन की नदी के आसपास था, इसका नाम था आलमगीरपुर। ये हरियाणा और दिल्ली के आसपास का एरिया है। फिर हमने देखा सबसे दक्षिणी एरिया जो है ये महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र के दैमाबाद के आसपास ये नदी, यहाँ पे आसपास में कौन नदी पाई जाती है, यहाँ पे प्रवरा नदी पाई गई। सबसे उत्तरी हिस्सा हम अगर देखें तो मांडा है, जम्मू कश्मीर में पड़ता है। यहाँ पे एक चिनाब नदी है, चिनाब नदी के आसपास की ये सभ्यता है। अगर हम देखें सुतका गेंडोर जो पाकिस्तान के सबसे पश्चिमी एरिया में है, तो सबसे पश्चिमी एरिया की अगर बात करें तो यहाँ पे कौन सा होगा, सुतका गेंडोर, जो कि दास नदी के किनारे पर बसा हुआ है। तो हमको बस यही छोटे छोटे 2-4 पॉइंट याद रखने हैं कि सिंधु घाटी की सभ्यता कितने क्षेत्रफल में है, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलो क्षेत्रफल में है ना, किलोमीटर क्षेत्रफल। फिर हमने देखा सबसे पूर्वी हिस्सा क्या है, वो हरियाणा और दिल्ली के आसपास का आलमगीरपुर, कौन सी नदी के किनारे है, हिंडन नदी के किनारे। सबसे पश्चिमी हिस्सा क्या है, तो सबसे पश्चिमी हिस्सा है सुतका गेंडोर, किस नदी के किनारे है, दास नदी के किनारे, कहाँ पे पड़ता है, पाकिस्तान में। फिर हमने देखा उत्तरी हिस्सा कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का, तो सिंधु घाटी का सबसे उत्तरी हिस्सा है जम्मू कश्मीर का मांडा। मांडा किस नदी के किनारे है, चिनाब नदी के किनारे। फिर हमने देखा दक्षिणी भाग, सबसे सिंधु घाटी का सबसे दक्षिणी पुरातात्विक स्रोत कुछ अगर मिला है तो वो दैमाबाद से मिला है। तो हमने देखा कि सिंधु घाटी की सभ्यता महाराष्ट्र में तक फैली थी, दक्षिण में भारत के महाराष्ट्र तक फैली थी। महाराष्ट्र में कहाँ पे, दैमाबाद में, किस नदी के किनारे,
प्रवरा नदी के किनारे। यही 2-4 पॉइंट थे, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी किसने दी? मेसन ने। अब जब मेसन ने जानकारी दी किसको? कनिंघम को। कनिंघम ने घोड़ा उठाया, पूरे एरिया का चक्कर लगा लिया। पूरे एरिया कितना था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर जब कनिंघम वहां से वापस आया तो उन्होंने किसको बता दिया? जॉन मार्शल को। अब जॉन मार्शल किसका भेजा हुआ आदमी था? कर्जन का भेजा हुआ आदमी था। जॉन मार्शल किसका भेजा हुआ आदमी था? कर्जन का। कर्जन ने किस विभाग की स्थापना की थी? किसकी? पुरातात्विक विभाग की। भारत में पुरातात्विक विभाग की स्थापना किसने की थी? कर्जन ने। अब ये जॉन मार्शल जो है, इसको जब जानकारी मिली तो इसने क्या किया? इस पूरी सभ्यता को सिंधु घाटी की सभ्यता का नाम दे दिया। क्या नाम दिया? सिंधु घाटी की सभ्यता। फिर जॉन मार्शल ने कहा खुदाई कराने के लिए किससे? दयाराम साहनी से। दयाराम साहनी ने इस पूरे हिस्से की खुदाई कराई। अब दयाराम साहनी जब पूरे हिस्से की खुदाई कराते तो ऐसा तो है नहीं जेसीबी की तरह खटाक खटाक करके पूरा खोद डाल देंगे, ऐसा नहीं है। उसने पूरा सख्त आदेश दिया था, निर्देश दिया था जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को कि बहुत ही आसानी से धीरे धीरे खुदाई इसकी की जाए। कोई भी अगर यहाँ पे सख्त चीज़ मिलती है, कोई कठोर चीज़ मिलती है तो उस पर ज़्यादा फोर्स ना लगाया जाए, ज़्यादा ताकत ना लगाई जाए। उसको आराम आराम उसके आसपास का जो नरम मिट्टी है वो खोदी जाए और उसको वैसे का वैसे ही निकाल लिया जाए। तो इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी चीज़ें मिली हैं वो सब क्या है? पुरानी चीज़ें हैं, लगभग खराब होने की कगार पे आ गई थी। तो उस पर ज़्यादा ताकत ना लगा करके आराम आराम से उसके आसपास की मिट्टी हटा करके उसको सारा निकाला गया है। और ये खुदाई का काम किसने किया है? दयाराम साहनी ने। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक।